ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता, स्वास्थ्य और कल्याण के साथ की एक और एपिसोड में, जिसमें आज हम बात करेंगे न सिर्फ कोविड की बल्कि उसकी वैक्सीन के साथ ही हम बात करेंगे मंकी पॉक्स, टीबी यानी तपेदिक या जिसे हम क्षय रोग कहते हैं, और इसके मरीजों को दिए जाने वाले पोषण की योजना निक्षय मित्र की। श्रोताओं, आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के रूमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी विभाग में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। वेद चतुर्वेदी को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया है। श्रोताओं, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आपको हमारे स्टूडियो के नंबर 011-2342-1764 पर सवाल पूछना है। स्टूडियो का नंबर एक बार फिर सुन लें। दिल्ली का आपको कोड लगाना है 011-2342-1764 पर आपको सवाल पूछना है। और अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज की चर्चा की शुरुआत हम करते हैं डॉक्टर वेद से। डॉक्टर वेद, आज हम न सिर्फ कोरोना की वैक्सीन की बात करेंगे, हम इस समय जो बीमारी मंकी पॉक्स चल रही है, ट्यूबरकुलोसिस, इस तरह की जो इन्फेक्शियस डिजीज की अगर हम बात करें, चाहे वो कोविड हो चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो, तो इस तरह की बीमारियां, और खास तौर से अब जबकि बरसात का मौसम है, आपसे जानना चाहेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि कितना इन्फेक्शियस होता है, और आमतौर पर अब जबकि इसका काफी इलाज भी निकल आया है, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं और सरकार जो है टीबी इरेडिकेशन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रही है, उसके लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी लोगों को प्रोवाइड कर रही है। तो इसके लिए किस तरह से कितने प्रकार के ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, और आमतौर पर जो धारणा रहती है कि एक जो सांसों के द्वारा फैलता है उसके बारे में तो लोगों को पता होता है, लेकिन शरीर के दूसरे हिस्सों में भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हमारे दर्शकों को, क्योंकि हमने इन्फेक्शन ही कोरोना भी इन्फेक्शन ही था, और इन्फेक्शन के बारे में हमें और जिज्ञासा हुई। देखिए, जो एशियन डॉक्टर्स हैं, स्पेशली हमारे इंडियंस, हम इन्फेक्शियस डिसीज के मास्टर हैं, पर पूछा जाए तो जो रिसर्च है वो कुछ भी कहिए, वो हो सकता है कि पुराने जमाने में कुछ रहा हो जो हमें नहीं है ज्ञान, बट जो इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं या इन्फेस्टेशन की पहली शुरुआत, देखिए मलेरिया जब था, हजारों लोग मलेरिया से मरते थे, किसी को नहीं मालूम था। ये वेग आइडिया था कि लोग कहते थे भाई मच्छर से होता है, बट एक यंग आर्मी डॉक्टर था, उसका नाम था रोनाल्ड रॉस जी। उसने मलेरिया की खोज की और पता पड़ा कि भाई ये कीटाणु से फैलता है जी। और उसको नोबेल प्राइज मिला। ट्यूबरकुलोसिस का भी यही हाल है। ट्यूबरकुलोसिस बड़े दिनों से, जैसे क्षय रोग बोलते हैं जी। और देखिए आपको, हम लोगों को मालूम कि टीबी का कोई इलाज नहीं था जी। हमारे पास आयुर्वेदिक, होम्योपैथी सभी था, पर टीबी से लोग मर जाता था। टीबी आपको डायग्नोज कर दिया तो आप पता पड़ा कि 3-4 साल बाद आपके, जैसे हमारे जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी डेथ ट्यूबरकुलोसिस से हुई, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनकी वाइफ की डेथ कमला नेहरू की ट्यूबरकुलोसिस। सो ट्यूबरकुलोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये याद रखिए ट्यूबरकुलोसिस आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो टीबी, पहली तो ये जानना चाहिए आम दर्शकों को कि टीबी एक बैक्टीरिया से होता है जी। तो अब वो बैक्टीरिया यदि आपके लंग्स में चला जाए तो लंग की टीबी हो जाएगी। तो हमें, चूंकि हम फिल्मों में देखते रहे हैं कि भाई कोई एक्सरे दिखाया तो उसमें टीबी नजर आई तो कहा कि छाती का टीबी है, तो छाती का टीबी ज्यादा
पॉपुलर हो गया। बट देखिए, मैं जैसे जोड़ों का डॉक्टर हूँ, जी। तो जोड़ों की ट्यूबरक्लोसिस होती है, इंटेस्टाइन की ट्यूबरक्लोसिस होती है। तो जहां की टीबी होगी वहीं से सिम्टम होंगे। जैसे छाती का टीबी हुआ, लंग्स का, तो आपको खांसी आएगी, खांसी के साथ खून भी आ सकता है, बलगम भी। पेट का टीबी हुआ तो पेट में दर्द होगा, पेट फूल जाएगा, पेट में पानी भर जाएगा। जी। यदि आपको जोड़ों का टीबी हुआ तो जोड़ फूल जाएंगे। यदि आपको बोन का ट्यूबरक्लोसिस हुआ तो आपको एक बीमारी है जिसे कहते हैं बोन एब्सेस या जी। ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाएगी। किडनी की टीबी हो सकती है, स्किन की टीबी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि कोई भी ऑर्गन में ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। जी। अब हुआ क्या है कि हमारे कोरोना टाइम पे चूंकि लोगों ने, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्रोग्राम, पहले इरेडिकेशन प्रोग्राम था, जिसको जी। अब हम कहते हैं इलिमिनेशन प्रोग्राम। हम इसको इलिमिनेट ही करें। गवर्नमेंट का ट्यूबरक्लोसिस का इलिमिनेशन प्रोग्राम बहुत दिनों से चल रहा है। जी। गवर्नमेंट ने ये नोटिस किया, मिनिस्ट्री ने ये नोटिस किया कि जब से कोरोना है लोगों ने अस्पताल जाना बंद कर दिया। जी। लोग अस्पताल नहीं जाते, डरते हैं अस्पताल जाने से। जी। स्पेशली टीबी के मरीज सोचते हैं हमको तो वैसे ही छाती में टीबी है और हम जाएंगे हमको कोरोना हो जाएगा। तो क्या हुआ कि टीबी का जो अभी रिपोर्ट आई है गवर्नमेंट की 2022 की जो जी। रिपोर्ट आई है, उसमें कहा कि 2021 में ये टीबी करीब 19-20% बढ़ गया। ये तो बहुत अलार्मिंग चीज। क्यों 19-20% बढ़ गया? कि शायद लोगों ने टीबी का इलाज कराना कम कर दिया, लोग दवाई नहीं। देखिए क्या है कि सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट हॉस्पिटल। जी। ये देश में बहुत गरीब लोग भी हैं, तो वो लोग जब अस्पताल में नहीं जा पाते तो वो टीबी दवाई लेना बंद कर देते सिंपली। जी। तो बढ़ गया टीबी। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम सोची कि भाई टीबी के लिए कैसे कैसे किया जाए। तो गवर्नमेंट ने कई प्रयास भी किए हैं, जी। जो कि हम कभी डिस्कस कर सकते हैं कभी प्रोग्राम में। जी। हाँ, जब भी टीबी की बात होगी तो एक आदमी का नाम हमेशा सब लोगों को मालूम होना चाहिए। उसका नाम था रॉबर्ट कॉक्स। जी। वो एक ऐसा आदमी था जिसने बताया था कि भाई इसलिए टीबी को अंग्रेजी में कभी भी कॉक्स भी बोलते भी हैं। कहते हैं। हम लोग क्षय रोग बोलते हैं, जी। इसको बोलते हैं कॉक्स, KOCHS, कॉक्स, रॉबर्ट कॉक्स। उसने सबसे पहले बताया कि भाई ये टीबी का बैक्टीरिया है और ये थूक में निकलता है और ऐसे फैलता है और इसीलिए हम कभी टीबी हो जाए। तो इस तरह से ये इन्फेक्शन जो ट्यूबरक्लोसिस का है, एक जमाने में इतना ड्रेडफुल था, जैसे लोग HIV से डरते हैं जी। ऐसे ट्यूबरक्लोसिस से डरते हैं। आज इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। पूछा जाए तो यदि आप एक करेक्ट डॉक्टर के पास मौजूद हैं और आपने अर्ली ट्रीटमेंट और वेरी रेगुलर ट्रीटमेंट लिया तो इसका ट्रीटमेंट 100% अवेलेबल है। ये चीज हर आदमी को मालूम होना चाहिए कि टीबी का ट्रीटमेंट अवेलेबल है और टीबी की दवाई के लिए गवर्नमेंट सेंटर्स में फ्री इलाज है। तो आपको कोई, और वैसे भी यदि आप प्राइवेट में भी जाएंगे तो इसकी दवाइयां बहुत महंगी नहीं है। जी। जी। तो टीबी के बारे में तो मैं इतना जरूर जानता हूं कि ट्यूबरक्लोसिस एक, हाँ, जैसे मैं बोल रहा था कि अगर आप और हम उसको गहराई में जाएं तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर साहब ने एक अनाउंस स्कीम की है जिसका जी बिल्कुल न्यूट्रिशन के लिए, जो है ये, क्या नाम है उसका? जी बिल्कुल, ये चूंकि टीबी को हम क्षय कहते हैं तो उसलिए इसको निक्षय मित्र योजना कहा गया है। हाँ, क्योंकि क्षय नहीं रहेगा अगर आप प्रॉपर सप्लीमेंट लेंगे। तो सरकार ने आम लोगों तक जो प्रॉपर सप्लीमेंट होता है उसके लिए उन्होंने ये शुरुआत की है इस योजना की। मैं आपको बताता हूँ एक 2 लाइन में। समझ लीजिए सिद्धार्थ जी, आप किसी टीबी के पेशेंट को अडॉप्ट करते हैं जी, तो उन्होंने एक पोर्टल बनाया गवर्नमेंट ने जी, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जी, कि यदि आप किसी टीबी के मरीज को आप हेल्प करना चाहते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कई लोग NGO बनाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो गवर्नमेंट ने ऐसा बनाया कि आप एक पेशेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं, आप उसको न्यूट्रिशन सपोर्ट दे सकते हैं, उसको गाइडेंस दे सकते हैं, और ऐसा बनाया कि 1 साल भी दे सकते हैं, 2 साल भी दे सकते हैं, 1 to 3 years। जी। तो आपका नाम रहेगा उस पोर्टल में कि भाई आप एक मित्र हैं, एक और इस सहायता कर रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस। सिर्फ डॉक्टर्स ही अकेले टीबी से नहीं लड़ सकते। ये गवर्नमेंट चाहती है कि नॉर्मल पब्लिक भी टीबी की मरीजों की हेल्प करे इस पोर्टल के थ्रू। जी
बिल्कुल। और एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे डॉक्टर वेद, ट्यूबरकुलोसिस के इलाज में जैसे अगर हम देखते हैं तो एक बड़ी, अगर इसकी हिस्टोरिकल जर्नी को हम देखें तो एक बड़ी समस्या आती थी, क्योंकि इसके लिए जितनी भी एंटीबायोटिक्स का हम प्रयोग करते थे, चाहे हम रिफेम्सिन की बात करें, आइसोनियाजाइड की बात करें, पैराजिनामाइड की बात करें, तो इस तरह की एंटीबायोटिक्स को एक साथ लेना, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस की डोज जो है वो या इसकी जो कंसंट्रेशन है उसका बना रहना ब्लड में बहुत आवश्यक था, तो लोग अक्सर भूल जाया करते थे। तो इसके लिए कई सारे कदम उठाए और कहते हैं कि आजकल किट्स आ रही हैं ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन की, ताकि मरीज इसको निरंतर खाता रहे, किसी भी दवा को वो मिस ना करे। इसके बारे में आप किस तरह से सचेत करना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? देखिए, जब हम लोग मेडिकल स्टूडेंट थे तो हम सोचते थे हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, हमने टीबी का ट्रीटमेंट लिख दिया, पेशेंट चला गया जी। बट याद रखिए, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ खत्म नहीं होती डॉक्टर की, क्योंकि यदि वो मरीज नहीं लेगा दवा या इनएडिक्वेट लेगा या इरेगुलर लेगा तो दो चीज होगी उससे। एक तो वो इन्फेक्शन फैलाएगा सोसाइटी में, तो बर्डन बढ़ता जाएगा। दूसरा है कि ट्यूबरकुलर रेजिस्टेंस होगा। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि यार ये बढ़ते जा रहे हैं ट्यूबरकुलर रेजिस्टेंस के केसेस, और इसके लिए क्या किया जाए। तो पहले हमने सोचा कि भाई घर घर जाके दवा बांटेंगे, डोमिसिली ट्रीटमेंट, कि भाई आप नहीं आते हमारे पास, हम आपको देंगे। फिर बाद में पता एक और स्कीम आया कि नहीं, आप हॉस्पिटल में आइए, हम आपको फ्री दवा देंगे बट हमारे सामने खाएंगे, या फिर ऐसे वर्कर्स दिए गए वॉलंटियर्स के वो घर में जाके दवा देके खुद खिलाएंगे। तो इस तरह कई स्कीम्स आई। अब जैसे आपने किट बताया जी, तो कई किट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें कोई कंफ्यूज नहीं होता। आप कई पॉपुलर ब्रांड्स नेम से आती हैं, जैसे जो मुझे मालूम है, मैं आई एम वेरी श्योर कि और भी 10 ब्रांड होंगे, जिसको AKT, एंटी कॉक्स ट्रीटमेंट, जैसे मैंने बताया था टीबी को कॉक्स ही बोलते हैं, तो AKT ऐसे करके आता है। ऐसे कई नामों से आते हैं, जो किट्स बना दिए गए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना होता। क्या था कि जैसे ही आपने मरीज से बोला कि आपको 4 दवाइयां लेनी पड़ेगी, तो वो बेचारा डर जाता था। वो सोचता था यार मुझे आइसोनेक्स भी लेना है, राइफेम्सिन भी लेना है, टेम्बुटोल भी लेना है, पायरेजिनामाइड भी लेना है, तो इतनी सारी दवाइयां। तो किट फॉर्म में रहने से उसको एक सहूलियत भी है, और वो जानता है कि यार ये दवाई मैं एक कुछ खोलूंगा, इसको दवा खा लूंगा, और उसके हम लोग इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स पहले से बता देते हैं। जैसे राइफेम्सिन खाने से पेशाब लाल हो सकता है, तो कई बेचारे मरीज को डॉक्टर्स ने बताया नहीं, तो वो भागता भागता आता है फिर दूसरे दिन। तो पहले हमने बताया, वर्कर्स को समझाया, अपने वर्कर्स को भी, जब भी पेशेंट को हम टीबी का ट्रीटमेंट लिखेंगे तो उनको बता दिया जाए कि भाई ये खाली पेट खाया जाता है, और कभी कभी लिवर फंक्शन टेस्ट भी करने पड़ते हैं। जी डॉक्टर वेद, यहाँ पे एक आम सवाल लोगों का रहता है कि कई बार क्या होता है कि ट्यूबरकुलोसिस देर से डायग्नोज होता है, तो वो काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा देता है। अगर इसके सिम्टम्स अगर हम देखें तो नॉर्मली चेस्ट टीबी में हमको अगर खांसी आ रही है और बहुत ज्यादा वेट लॉस हो रहा है तो हम अक्सर समझ जाते हैं, पर कई बार जैसा कि आपने काफी सारे पेशेंट्स को देखा होगा, चाहे वो जैसा कि आपने बताया कि जॉइंट टीबी भी बहुत, बोन टीबी बहुत कॉमन है, तो ऐसे में अर्ली जो डिटेक्शन है इसका, वो क्या सिम्टम्स हैं जिससे किसी को पता चल सकता है कि हाँ मुझे तुरंत जांच करानी चाहिए, शायद ये बीमारी हो सकती है? सिद्धार्थ जी, सबसे पहला जो चीज है ना, आपने कभी एक जमाने में पोस्ट कार्ड आया करता था कि आपको क्या यदि आपको बुखार है तो क्या मलेरिया हो सकता है? तो सेंसिटिविटी, एक सोसाइटी में सेंसिटिविटी हो, डॉक्टरों में भी। आपको विश्वास नहीं होगा, जो नई जनरेशन है डॉक्टर्स की, चूंकि टीबी पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता था टीबी पे, अब बहुत सारी और बीमारियों पे स्ट्रेस ज्यादा दिया जाता है। तो एक सेंसिटिविटी मीन्स लगातार मेडिकल करिकुलम में डॉक्टर्स को, नर्सेस को ये बताया जाए, अरे भाई क्या ये टीबी हो सकता है? मैं आपको 50 एग्जाम्पल देता हूं जो हम लोग भी मिस करते हैं कभी कभी। जनरल पब्लिक जो इस प्रोग्राम को सुन रही है, यदि किसी को बुखार 2-4 दिन आता है, ठीक हो जाता है, कोई बात नहीं, पर बुखार लंबा आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोलॉन्ग फीवर, भाई बुखार चल रहा है 2-3 महीने से। एक चीज ये,
तो प्रोलॉन्ग फीवर, लो ग्रेड फीवर ऑल्सो, डॉक्टर साहब मुझे 99 बुखार आता है, ऐसा तो नहीं, वैसे ठीक रहता हूँ, शाम को मेरा बुखार बढ़ जाता है। तो इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, तो पहले प्रोलॉन्ग फीवर, दूसरा इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, थकान, डॉक्टर साहब मैं बहुत थक जाता हूँ, फटीक, मैं बहुत, मेरे को ये हो जाता है, खांसी वगैरह तो बाद में आती है। तो फिर ये तो शुरू के सिम्टम्स ये वाले हैं। तो ये आपका कोई डॉक्टर अच्छा होगा और आप भी, यदि आप भी उतने ही वो हैं तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये डायग्नोस हो सकता है। जी बिल्कुल। दूसरा है फिर खांसी आने लगे। देखिए खांसी आती है, इसका मतलब आपका जो इन्फेक्शन है वो लंग्स में पहुंच गया है। कभी कभी ये इन्फेक्शन सिर्फ ऊपर सांस की नली ट्रेकिया में हो जाता है, और जैसे मैंने बताया कि आपके पेट में पानी भर गया या लंग्स में पानी भर गया, वो आपको कभी कभी पेशेंट को नहीं पता पड़ता कि मेरे लंग्स में पानी है। वो डॉक्टर जब एक्सरे देखता है तो सभी लोग हम कहते हैं पहला इन्वेस्टिगेशन आप क्या कीजिए भाई, छाती का एक्सरे करा लीजिए, आप पेट का अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। और हम लोग ज्वाइंट्स के बारे में भी हम लोग कभी कभी जो जोड़ों का अल्ट्रासाउंड करते हैं वो देखते हैं, बोन्स का एक्सरे करते हैं, उससे पता पड़ जाता है कि ट्यूबरकुलोसिस है। बट गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो है, कभी टीबी का बैक्टीरिया आप या तो थूक में या फिर ज्वाइंट फ्लूइड में या पेट में से जो पानी निकालेंगे उसमें आप डेमोन्स्ट्रेट जब करते हैं उसको कहते हैं कि भाई ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट पॉजिटिव है। कभी कभी नॉर्मली हमारे यहाँ क्या होता है कि जनरली हमारे यहाँ टीबी या 100 पेशेंट आते हैं तो 90 पेशेंट्स कौन से होते हैं, या तो लंग्स में या ग्लैंड्स में, कि आपके जो ग्लैंड्स हैं वो जिसको आप लोग लिम्फ नोड बोलते हैं हम लोग, वो बड़े हो जाते हैं, ग्लैंड्स लिम्फ नोड बड़े हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्लैंड्स की एक बायोप्सी कर लेते हैं या नीडल डाल के उसमें से थोड़ा फ्लूइड निकालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी, और उसमें देखते हैं कि टीबी का वो है क्या, तो वो आपको पैथोलॉजी। और डॉक्टर वेद जी, ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में आपने बताया कि इसके लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, किस तरीके से आप इसका टेस्ट करा सकते हैं, क्या दवा लेते समय हमें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, कितने प्रकार के ट्यूबरकुलोसिस हो सकते हैं। आपने निक्षय मित्र के बारे में हमें जानकारी दी कि किस तरह से सरकार ने ये योजना चलाई है। मॉन्टूज टेस्ट और होता है जी, और एक और टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इग्रा। ये 2 टेस्ट हैं ट्यूबरकुलोसिस के। ये टेस्ट भी एक ब्लड में होता है और एक स्किन में होता है, वो टेस्ट भी किए जा सकते हैं। बिल्कुल। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि स्वास्थ्य श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के रिमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी विभाग में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल PVSM वेद चतुर्वेदी। और इस समय दिल्ली से अब्दुल जी की कॉल आई है। डॉक्टर वेद उनकी कॉल लेते हैं और जानते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो। हाँ जी अब्दुल जी, नमस्कार। नमस्कार सर, ये मेरे को 2-3 साल पहले मेरे को टीबी का इन्फेक्शन हो गया था। तो बाएं साइड दर्द हो रहा था, एक्सरे कराया तो टीबी का इन्फेक्शन था। जी बिल्कुल। तो मैं 1 साल तक दवा खाया, 9.5 महीना तक। जी। फिर मेरे को ठीक हो गया वो, फिर मेरे को अभी 2-3 महीना से फिर दर्द हो रहा है। ओके जी, आपके चेस्ट में दर्द रहता है। हाँ जी डॉक्टर वेद, रिकरेंस के कितने चांसेस होते हैं इस बीमारी में? चांसेस बहुत कम है। यदि आपने एडिक्वेटली, आपने खुद ही बोला कि नॉर्मली ज्यादातर टीबी 6 महीने में ठीक हो जाती है, क्योंकि ट्रेडिशनली एक जमाने में हम लोग 9 महीने देते थे, तो आज भी कई डॉक्टर्स 9 महीने देते हैं। जनरली 6 महीने में टीबी ठीक हो जाती है। पर जब टीबी ठीक हो जाती है, और ये डिपेंड करता है कि आपकी पहले कितनी एडवांस थी। जैसे कोई कहे ना कि मेरे को चोट लगा, अब चोट से मेरा घाव तो ठीक हो गया पर डॉक्टर साहब अभी भी दर्द करता रहता है, तो ऐसा हो सकता है। आप अपने डॉक्टर को दिखाइए और उससे पूछिए कि ये फिर से ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं हो रहा, तो एक एक्सरे लिया जाएगा उस एरिया का, उससे पता चल जाता है। हाँ, दर्द जो है वो बड़ा नॉन स्पेसिफिक चीज है। दर्द हो भी सकता है टीबी और नहीं भी हो सकता है। हो सकता है जो उसका जो स्कार है वो आपको दर्द कर रहा हो। जी बिल्कुल। और इस बीच गुरुग्राम से सुभाष जी जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। सुभाष जी नमस्कार। हेलो जी, नमस्ते सुभाष जी। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी सर, अभी आपने डॉक्टर साहब टीबी के प्रकार के बारे में थोड़ा जिक्र किया। बिल्कुल। तो मैं
फेफड़े की टीबी तो खैर समझ में आती है जी। लंग्स की, लेकिन सर इसकी स्किन की टीबी किस प्रकार की होती है, उससे क्या लक्षण होते हैं, थोड़ा इस पे प्रकाश डालिएगा, धन्यवाद। हाँ, ये बड़ा जी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा, और वो टीबी मिस भी हो जाती है। हम इसको कभी कभी जितनी चूंकि ये बीमारियां हम लोग बहुत देखते हैं, इसको बोलते हैं लूपस, और लूपस का मतलब चेहरे पे लूपस एक अंग्रेजी वर्ड है जिसमें लूपस का मतलब जैसे जैकल्स और सियार बोलते हैं ना अपने लड़ैया सियार जी। तो किसी ने आपके किसी सियार या जैकल्स ने आपका पंजा मार दिया आपके चेहरे पे, तो वो पहले क्या था, अंग्रेजों के यहाँ ये बीमारी आती थी और उसको बोलते थे लूपस। वो हम लोग रूमेटोलॉजिस्ट देखते हैं, बट कभी पाया गया कि इवन टीबी में भी ऐसा हो जाता है, तो इसको नाम दिया गया उन्होंने लूपस पर्नियो। बट उसके बहुत और लक्षण हैं टीबी के लिए, उसको आपको बहुत डिटेल में कभी स्किन स्पेशलिस्ट के साथ बैठना पड़ेगा। बट ये जान लीजिए कि स्किन में भी टीबी होती है और उसकी डायग्नोसिस के लिए उसकी बायोप्सी करनी पड़ती है। जी बिल्कुल। और लूनी से मोहम्मद यामीन जी जुड़ गए हैं, इनका सवाल लेते हैं। यामीन भाई नमस्कार। तो नमस्कार जी यामीन भाई बताएं क्या जानना चाहते हैं। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि हम उठते बैठते हैं तो घुटनों में आवाज होती है, खट खट की ऐसे होती है, और जैसे कि हम फोन पे बात करते हैं तो हाथ सीधा करते हैं तो तब भी खट की आवाज होती है, तो इसका ये कोई बीमारी है क्या, आप थोड़ा बताएं। जी डॉक्टर वेद, आपसे बेहतर इसका जवाब कोई दे नहीं सकता। देखिए, आवाज आना बहुत कई और कारण से हो सकता है जी। उसकी आप ज्यादा उसको बीमारी के रूप में मत लें, बट आपको बहुत समस्या है तो दिखा सकते हैं रूमेटोलॉजिस्ट को। उसके कारण कई हो सकते हैं। कभी कभी आवाज नॉर्मल भी जॉइंट्स में, हाइपर मोबाइल जॉइंट्स में आती है। कभी कभी जब बुढ़ापा आ जाता है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी आवाज आ सकती है। कभी कभी नॉर्मली भी नॉइजी जॉइंट्स कहलाते हैं। पर फिर भी एक कभी रूमेटोलॉजिस्ट को आप दिखा सकें तो आपको अच्छा होगा। पहले तो आप अपने जो एक प्राइमरी डॉक्टर है एमबीबीएस, उनको ही दिखाइए, एक एक्सरे करके कि क्या चीज है। और रुख करते हैं बिहार में पूर्णिया का और बात करते हैं मोहम्मद मजहर से। हेलो मजहर भाई नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी बताएं सर। मैं एक जानना चाहता हूँ, अगर घर में अगर वाइफ को अगर टीबी हो जाता है तो उनसे कितने दिन तक परहेज रहना चाहिए, और उनके खाने पीने में उनके साथ जो खाना पीना। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। ये जवाब रोज पूछा जाता है, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि यदि आप एक डोज भी राइफेमसिन की, मतलब आपने जो दवा है, और आपने एक डोज भी ले लिया तो वो नॉन इन्फेक्टिव हो जाता है। मेरा मतलब फिर वो इन्फेक्शन किसी को नहीं फैलाते। तो आपको कोई भी उसमें, जैसे एक नॉर्मल आदमी के साथ है वैसे ही आप वाइफ के साथ भी आप आराम से रह सकते हैं। हाँ, यदि आपको कोई ऐसा है कि बहुत एडवांस केस है और बहुत ज्यादा उसको खांसी आ रही है, बलगम आ रही है, उसमें भी आपने एक डोज खा लिया तो टीबी का बैक्टीरिया फिर आपके उसमें नहीं आता, स्पुटम में। यदि स्पुटम में नहीं आता तो समझ लीजिए फिर आपको टीबी नहीं होगा। बिल्कुल। और दिल्ली से धर्मवीर जी जुड़ गए हैं, जल्दी से इनका सवाल लेते हैं। धर्मवीर जी नमस्कार। हेलो जी धर्मवीर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है धर्मवीर जी। जब तक वो हमसे कनेक्ट होते हैं दोबारा। डॉक्टर वेद, इस समय अगर हम देखें तो 75 दिनों का जो इस समय एहतियाती डोज यानी प्रिकॉशनरी डोज की जो बात चल रही है, और इस समय 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है सरकारी केंद्रों पर। क्या कहेंगे, क्या आप लोगों से कहना चाहेंगे कि बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज क्यों जरूरी है और वो जल्दी से जल्दी क्यों लगवाएं? देखिए, पहला और दूसरा डोज हम लोगों को लग गया था, ये जिसको हम थर्ड डोज बोल लीजिए या कोई भी बोल लीजिए, इसलिए जरूरी है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। और कितना बड़ा प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है, इसको पूरे देश की जनता को सपोर्ट करना चाहिए और आगे आना चाहिए। जो भी 18 साल से वाले लोग हैं उनको एक थर्ड डोज के लिए फ्री गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर रखी है। और ये हमारे एक जो महोत्सव चल रहा है, इसका एक पार्ट है, हमारी आजादी का महोत्सव चल रहा है जी। तो ये भी तो एक कोरोना से आजादी है और ये फ्री में है। तो आइए और डोज लगवाइए, थर्ड डोज, उससे आपको इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होगी।
इतना बड़ा बृहद प्रोग्राम देखिए, मेरे ख्याल से 2 बिलियन लोग मेरे ख्याल से ऑलरेडी लगवा चुके हैं डोज। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे पूरे देश में इससे बड़ा प्रोग्राम कहीं भी नहीं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करीब 35,000 करोड़ इसमें पैसा लगाया हुआ है। इतना बड़ा प्रोग्राम है ये, हम शायद नॉर्मल जनता को नहीं समझ में आता कि 35,000 करोड़ रुपए इस प्रोग्राम में खर्च किए गए हैं। और आज हम 95% लोगों को हम पॉपुलेशन का पहला डोज तो दे ही चुके हैं। जी बिल्कुल। तो अब इसका ये जो 3rd डोज है, ये 15 जुलाई से लॉन्च किया गया था। आइए और हम लोग 3rd डोज लगवाई जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर वेद सलाह दे रहे हैं कि हमें जो प्रिकॉशनरी डोज है या बूस्टर डोज है या 3rd डोज, जिस भी नाम से आप बुलाना चाहें, आप उसको आगे बढ़कर लगवाएं ताकि कोविड से हम मुकाबला जारी रखें। और इस बीच दिल्ली से हरदीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरदीप जी नमस्कार। नमस्ते जी हरदीप जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सिद्धार्थ सिंह जी को भी नमस्कार। जी बहुत बहुत नमस्कार हरदीप जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी हमारा प्रश्न था कि मंकी वायरस के लक्षण क्या क्या हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ देखिए, मैं आपको एक छोटे से में, चूंकि समय कम है, देखिए पॉक्स का मतलब ही होता है दाने, जैसे दाने वाली बीमारी। तो जितने वायरसेस हैं, पुराने जमाने में हमारे मेडिकल कॉलेज में हम लोग देखा करते थे, पूरे गांव के स्मॉल पॉक्स हो गई तो दाने आते हैं। दाने के जब दाने होंगे तो कोई भी वायरस में पहले बुखार आएगा, जोड़ों में दर्द होगा, पूरे बॉडी में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, और फिर दाने आएंगे। तो दाने पहले छोटे होंगे, फिर बड़े होंगे, फिर उसमें पानी भी भर जाएगा, पस भी भर सकता है। ये बीमारी आज की नहीं है। 1958 में मंकीज को, एक रिसर्च मंकीज को हुई थी, और तब से छोटा मोटा चलता ही रहता है अफ्रीका में कि ये पहले कई बीमारियां जानवरों को होती है जिनको जूनोसिस बोलते हैं जी। अब ये बीमारी कभी कभी आदमियों को हो जाती है। तो करीब 20,000 केसेस पूरे वर्ल्ड ओवर हैं। हमारे पास इंडिया में 4 कंफर्म केसेस हैं, जो कि जिनको आज हमने सुना केरला में एक पेशेंट की डेथ भी हो गई। तो इसको माना गया है कि जो मंकी में पॉक्स होती थी वो हमें ह्यूमन बींग्स में होने लगी। तो इसको WHO ने ग्लोबल इमरजेंसी लागू कर दिया, क्योंकि यदि 20,000 लोगों को हुआ है तो और लोगों को भी हो सकती है। तो इस पे हमें एक वॉच रखने की जरूरत है, और जनता को मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई दाने वाली बात हो तो डॉक्टरों को जरूर दिखाएं। जी, और डॉक्टर वेद, इससे प्रिकॉशन किस तरीके से रखें? देखिए, प्रिकॉशन तो जितने वायरस में यही है कि कोई यदि ऐसा केस आता है तो उससे थोड़ा सा, क्योंकि फैलता कैसे है ये भाई, फैलता इसलिए कि ये जैसे कोरोना की तरह नहीं फैलता खांसी से, ये फैलता है टच से। या आप किसी को समझ लीजिए, एक ये पॉक्स की बीमारी है, मंकी पॉक्स है, और वो हवाई जहाज में ट्रेवल कर रहा है, आप उसके बगल में बैठे हैं, उसका हाथ आपके हाथ में लगा है तो आपको हो सकती है। या किसी सीट पे बैठा है तो उसका कैप्स जो गिर जाते हैं, तो एक तो ह्यूमन टच से होता है, वो सबसे कॉमन चीजें हैं। हाँ, फ्लूइड से भी हो सकता है, क्योंकि ये पाया गया कि सीमेन में भी आता है, खांसी में भी आता है। तो आपने सुना होगा कई केसेस हैं जो कि होमोसेक्सुअल्स में, जैसे कि HIV में था, उन लोगों को भी हो सकता है। तो अभी हमें फिलहाल यही है कि कोई आपके यहाँ कोई केस है आसपास, सस्पेक्टेड केस है, तो आइसोलेशन की और केस डिटेक्शन की एक वो है कि हम उससे जो कांटेक्ट में लोग आए हैं, कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाए और उनको थोड़ा आइसोलेट किया जाए, क्योंकि ये बीमारी अभी तेजी से इन्फेक्शियस बीमारी है। और डॉक्टर वेद, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। और डॉक्टर वेद, आप स्वास्थ्य श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय हिंद। श्रोताओं, इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार, शिवरात्रि। अभी आप सुन रहे थे कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं।
पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।